ऑलराइट गाइस, तो अब अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट पोर्शन काइनेटिक्स का, जो है आपका आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है ना, आर्हेनियस, स्पेलिंग देख लेता हूँ, हमारे गलत स्पेलिंग है ये, आर्हेनियस। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है ना, तो आर्हेनियस नाम करके एक बंदा था, उसने एक थ्योरी दी थी। ठीक है ना, वो ये बोलता है कि रिएक्शन जो होती है ना, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल से होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हर कोलिजन से केमिकल चेंज नहीं आता है, कुछ कोलिजन से आपका प्रोडक्ट बन जाता है जो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। ठीक है ना, और इस इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात है कि एनर्जी बैरियर नाम करके एक चीज क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है ना, दिस इज सिमिलर टू एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो आपका कॉन्सेप्ट होता है। मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस टू मेक द केमिकल रिएक्शन अकर इज कॉल्ड द थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो दो एनर्जीज है, एक एक्टिवेशन और एक थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझें, मैंने आपको क्लियरली बता दिया डेफिनेशन। ओरिएंटेशन, अब ये डेफिनेशन है, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है, मतलब बस डेफिनेशन है तो ये है, इसमें कोई पूछेगा नहीं कि अरे इसको ऐसा क्यों बोला, वो केमिस्ट्री है ये। एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है ना, तो आपके पास एनर्जी होना इज नॉट सफिशिएंट, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कोलिजन होनी चाहिए, तभी रिएक्शन हो पाएगी, जो मैं तुम्हें बताता हूं एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारा, जैसे ये रिएक्टेंट, ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है और ये एक और मॉलिक्यूल है, ये अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर ये दोनों हेड ऑन कोलाइड कर गए। ठीक है ना, तो तुम्हारे प्रोडक्ट बन जाते हैं समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, लेकिन अगर लेट से ऐसे कोलिजन हो जाए तो कि ऐसे से भिड़ रहे, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे हो, ऐसा कुछ कह रहा हूं कि अगर ये बॉन्डिंग इस तरह से हो रही है ना, कि ऐसे बॉन्ड बन रहा है फिर ये टूट रहे हैं, तो अगर ये ऐसे मिलेंगे तो ये बॉन्ड नहीं बन पाएगा, कि देखो ना इस तरह से थोड़ी है ये, तो ये ओरिएंटेशन वाली बात होती है। ठीक है ना, अब कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे रीड करके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, आपको इनको नोट डाउन करने की कोशिश करनी है, नहीं भी हो तो एनसीईआरटी में तुम्हें सब पॉइंट्स मिल जाएंगे मोस्टली, बट नोट डाउन करने से क्या है कि थोड़ा ठीक रहता है। Collision, for collisions to be effective, the colliding molecules must possess some certain minimum energy called threshold energy of the reaction। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया, तो एनर्जी थ्रेशोल्ड नाम करके एक होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है ना, reactant molecules have energy, having energy equal or greater than threshold molecules are called active molecules। ठीक है ना, इनको कहते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और जिनकी नहीं होती एनर्जी उनको कहते हैं पैसिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, किसी भी टेम्परेचर पे देयर एग्जिस्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव मॉलिक्यूल के बीच में एक इक्विलिब्रियम रहेगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव मॉलिक्यूल्स बीइंग एंडोथर्मिक। ठीक है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर से आपकी नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, इसीलिए अपन ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये वही चीज थी। तो अब आता है कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं डायग्राम बना के तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से। तो यहां पे देखो क्या होता है, extra amount of energy which the reactant molecules must acquire so that their mutual collision can lead to breaking of bonds, and hence the reaction is called the activation energy। ठीक है ना, तो EA जो होती है उसकी फॉर्मूला होता है आपकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस आपकी एक्चुअल एवरेज एनर्जी। ठीक है ना, तो इसके बारे में लिखूंगा, इसको किलो कैलोरी या किलो जूल पर मोल में एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये आर्हेनियस थ्योरी का जो मेन जो पॉइंट है ना, वो ये कि एक एनर्जी बैरियर एग्जिस्ट करता है रिएक्शन में बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड फॉर द रिएक्शन टू अकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ दैट बैरियर। ठीक है ना, अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे अगर अपन एक एंथैल्पी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की एक डायग्राम बनाए, जैसे ये तुम्हारी रिएक्शन प्रोग्रेस है इस एक्सिस पे। ठीक है ना, अब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ये तुम्हारी एंथैल्पी है। तो जैसे तुम्हारे रिएक्टेंट्स यहाँ पे है, ठीक है ना, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, और अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट यूजुअली नीचे एनर्जी पे रहता है, क्योंकि भाई स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, अपन इस रिएक्शन में एटलीस्ट मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ये यहां से डायरेक्ट चला जाता है, पहले ये ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे आएगा, समझ रहे हो। तो ये एक एनर्जी बैरियर इसको क्रॉस करना है। ठीक है ना, एक एनर्जी बैरियर इसको क्रॉस करना है। तो ये जो है ये आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाती है डेल्टा एच। ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में। और ये जो है ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो टोटल एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ना, ये हो जाती है आपकी EA2 और ये है आपकी EA1। मतलब एनर्जी एक्टिवेशन 1 इस तरफ से इस तरफ जा रहे हो तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, इधर से इधर जा रहे हो तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब अपन देखते हैं यार एक और चीज कि आपकी आर्हेनियस रिएक्शन क्या है। तो आर्हेनियस ने ये बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना,
वो प्रोपोर्शनल वो होती है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली तुम्हारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ टोटल इफेक्टिव कॉलिजन्स, है ना। समझ रहे हो, मतलब कितनी बार तुम्हारा एक कॉलिजन हो रहा है और जो कॉलिजन हो रहे हैं उनमें कितना इफेक्टिवनेस है, तो इनको मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि जो रेट होती है ना, तो ये जो होता है ना कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ई, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं e⁻⁻e एक्टिवेशन अपॉन RT से, ठीक है। ये अपना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है ये, ठीक है ना। ये अब ये मत पूछना भाई मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहां से आ गया भैया यहाँ पे, ये थोड़ी बड़ी लेवल की चीज है, तुम थोड़े बड़े होगे ना या थोड़ी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ोगे उसमें तुम्हें मिल जाएगा कि भैया ऐसा क्यों आया है, लेकिन ये अपने जेई में अपन इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अब अपन ने ये बोला कि भाई इसकी जो फाइनल आती है ना रेट, मतलब रेट कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू e⁻⁻ जहां पे जो a होता है ना कैपिटल, इसको कहा जाता है आर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है ना। ये होती है आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूं इसके अंदर क्या क्या टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, इसको कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, और जो a होता है ना इसको कहा जाता है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो ये भाई याद रखनी है इक्वेशन। तो अपन इसको लॉग वॉग लें, जब भी ई आएगा तो केमिस्ट्री में लॉग लेके होशियारी की जाती है, ठीक है ना। तो इसको तुम प्लॉट करोगे ना अगर ln k वर्सेस ln 1/t को, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो जाएगा ln a और ये हो जाएगा तुम्हारा स्लोप -EA/r, ठीक है ना मेरे भाई। तो ठीक है, और जैसे से टाइम टेम्परेचर इन्फिनिट अगर होगा तो तुम्हारी जो k है वो a को अप्रोच करेगी, मतलब कि सारे के सारे रिएक्शंस जो कॉलिजन हो रहे हैं ना, जितने भी कॉलिजन हो रहे हैं सबके सब रिएक्शन दे रहे हैं बेसिकली ये। तो अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर एक k फॉरवर्ड है एक k बैकवर्ड है, ठीक है ना, एक k फॉरवर्ड है एक k बैकवर्ड है, तो k फॉरवर्ड हो जाएगा तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सॉरी प्री एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर है वो f फॉरवर्ड का आएगा और यहाँ पे भी एनर्जी फॉरवर्ड वाली आएगी। सिमिलरली बैकवर्ड की अपन ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर कोई तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहा है, तो इसका तुम रेशियो लोगे ना, k इक्विलिब्रियम क्या होता है, k फॉरवर्ड बाय k बैकवर्ड, डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा k इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसकी वैल्यू आएगी और उसका तुम लॉग लोगे ना, तो ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ जाती है कि log ऑफ k इक्विलिब्रियम इक्वल टू -ΔH/RT प्लस ln AF/AB, ठीक है। ये आपको याद रखना है दिमाग में, ठीक है ना, कि तुम्हारी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका k निकालना, और ये जो k है ये आपका क्या है, रेट कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम जो आपकी टोटल रिएक्शन है उसकी जो रेट कांस्टेंट है उसका आप लॉग लेंगे, तो -H/RT प्लस ln AF/AB आ जाता है ये चीज। वैसे ये नहीं काम आएगा मोस्टली जेई मेंस में तो नहीं आता, लेकिन ठीक है रिएक्शन अपन याद रख लेंगे। और ये डेल्टा H जो है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, ये कहां से आई, यहाँ से EAF -EAB वगैरह करोगे ना तो ये आ जाएगी। तो डेरिवेशन में अपन नहीं घुसेंगे, वैसे तो डेरिवेशन दिख ही रहा है इसका क्या है, ठीक है ना। और अगर ऐसा होता है कि तुम्हारे पास दो टेम्परेचर्स हैं T1 और T2, जिसके ऊपर तुम्हारी जो K है वो K2 और K1 है, तो तुम सॉल्व करना ये होमवर्क में रहेगा, मतलब मैं चाहता हूँ आप खुद से निकाल लें। तो उसका एक फॉर्मूला आ जाता है इस तरह से, कुछ भी नहीं किया है, T1 और T2 पर रिएक्शन लिख के माइनस कर दिया है, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। आरएनएस ने क्या बोला कि तुम्हारी जो रेट कांस्टेंट होती है ना वो डिपेंड करती है दो चीजों पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन और इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉलिजन। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ए वाला फैक्टर आया और इफेक्टिवनेस के लिए तुम्हारी एनर्जी पे बेस्ड एक ये वाला फैक्टर आया, और ये मल्टीप्लाई करके आरएनएस इक्वेशन आ गई और उससे ये सब आया है। तो अब अपन देखते हैं यार, ये अपन ने देख लिया। अब ये एक सेकंड न्यूमेरिकल वाला पार्ट था जिससे क्वेश्चंस आते हैं, अब आगे न्यूमेरिकल्स कोई खास है नहीं, ठीक है ना। तो अब बहुत सारी थ्योरी आएगी, तो थ्योरी में एक्सपेक्ट करूंगा आप एनसीईआरटी से बिल्कुल पढ़ें। तो एक आता है आपका कैटालाइसिस। अब कैटालिसिस की आधी कहानी अपन सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है ना। इसमें दो तरह होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसके बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। कैटलिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, रीड करूंगा मैं, एनसीईआरटी के अंदर आपको पूरे पॉइंट्स रिटर्न मिल जाएंगे, अच्छे से उनको जाके पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स वगैरह में भी आपको शायद चीजें मिल जाए हमारे, आप देख सकते हैं ऐप पे। कैटलिस्ट रिएक्शन इनिशिएट नहीं करता है, वो फास्ट कर देता है। केवल एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट भी एक काफी ज्यादा रिएक्शन को फास्ट कर सकता है। कैटलिस्ट पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं करता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, डेल्टा जी कांस्टेंट रहती है। इससे केवल टाइम पे चेंज पड़ता है, ठीक है ना। और ये जो कैटलिस्ट होता है ना, काम कैसे करता है देखो, जैसे तुम्हारा ओरिजिनल जो था ना वो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा था, इस तरह का जैसे कुछ हो रहा था, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी मेरा भाई कम कर देगा तुम्हारी। तो इससे तुम्हें ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो लोअरिंग होती है ना, ये आपकी कैटलिस्ट करता है, ठीक है ना।
तो ये वाली बात अपनी हो गई, ठीक है ना। अब एक चीज आती है आपकी मॉलिक्यूलैरिटी वाली। तो अब ये कैटालिस्ट के ऊपर बहुत सारी थ्योरी हो सकती है, आदि तो अपन सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे। बाकी जो मेन चीज थी ना कि काम कैसे करता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी या फिर ऑर्डर, मतलब दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट इन एन एलिमेंट्री स्टेप इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो तुम्हारा जो एलिमेंट्री स्टेप होता है ना, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ भिड़ रहे हैं, वो होती है तुम्हारी मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है ना। अब ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभी तक हमें ज्यादा ऐसी रिएक्शंस पता नहीं है एलिमेंट्री जिसके अंदर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हो, ठीक है ना। जैसे एलिमेंट्री का मतलब है कि सिंपल रिएक्शन, मतलब कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड अगड़म बगड़म ऑर्गेनिक टाइप की चीजें नहीं हो रही है। तो इसका जो रेट लॉ होता है ना, वो होता है के ए टू द पावर ए कैपिटल बी टू द पावर बी, ठीक है ना। ए प्लस बी की वैल्यू 1, 2 या 3 हो सकती है मैक्स टू मैक्स एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर जो रेट लॉ होता है ना, वो कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल होता है, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि भाई आप समझो, अब इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करो कि आर्हेनियस ने क्या बोला कि रिएक्शन होती है कॉलिजन की वजह से। तो जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं ना एक साथ, उतने रेट लॉ होगा। क्यों? 3 लोग अगर एक साथ भिड़ रहे हैं तो यार आप तीनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा भिड़ंत होगी, तो इसलिए रेट लॉ डिपेंड करेगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू द ऑर्डर फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज अपन समझ सकते हो, ठीक है ना, कि एक लाइन में बोले तो फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर्स इन द रेट लॉ इक्वल्स द कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये अपना फाइनल हो गया स्टेटमेंट जो अपन जनरलाइज कर सकते हैं। बाकी बातों पे ऑफ कोर्स कंडीशंस वगैरह लगती हैं, केमिस्ट्री में हर चीज में एक्सेप्शन होता ही होता है, लेकिन अपन कुछ चीजें मान के चलते हैं जैसा मैंने स्टेटमेंट दिया वैसे, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है ना, उसकी रेट डिटरमाइन होती है एक सबसे स्लोएस्ट स्टेप से, जिसको कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अपन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, पहले तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं ग्रीन कलर से। तो मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। जबकि ये होता है सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म्स अपीयरिंग इन द रेट लॉ। सेकंड टर्म होता है कि होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, ये W होनी चाहिए, लेकिन ये फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये RDS स्टेप से डिटरमाइन होता है कि तुम्हारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या कह रहा है, और ये रेट एक्सप्रेशन से डिटरमाइन होता है, ठीक है ना। तुम्हारा जो रेट लॉ होता है ना, उससे डिटरमाइन होता है। फिर अपन ने देखा कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये प्रैक्टिकल वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। फिर अपन ने देखा कि ग्रेटर देन फॉर मॉलिक्यूलैरिटी बहुत रेयर होती है, जबकि यहाँ पे ऑर्डर वाली रिएक्शन भी यूजुअली रेयर ही होती है, एक सिमिलैरिटी हो गई। तो अब अपन यहाँ पे कहानी देखते हैं थोड़ी बहुत मैकेनिज्म से रिलेटेड, कि मैकेनिज्म क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म के बेसिस पे अपन 2 रिएक्शन बता सकते हैं, होती है एलिमेंट्री। तो तुम्हें याद हो थोड़ी देर पहले मैं एलिमेंट्री बोल रहा था ना, एलिमेंट्री क्या होता है बताते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है सिंगल स्टेप में हो जाती है, किसी तरह का इंटरमीडिएट नहीं बनता है। जैसे तुम्हारी इसकी ग्राफ अगर देखें तो ये बेसिकली ऐसा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये तुम्हारी रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी, सॉरी ये तुम्हारे प्रोडक्ट्स की एनर्जी है, और ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है ना। यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी वाई है, जो तीनों के तीनों जो लोग कंबाइन, जो लोग ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इन्वॉल्व है, जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह, वो हो जाते हैं तुम्हारे मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अपना एलिमेंट्री रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई कि भाई एक ही बार में रिएक्शन हो रही है, सिंगल स्टेप में हो रही है, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है 2-3 बार ट्रांजिशन स्टेट्स बनते हैं कि पहले ऐसा होगा फिर एक और बनेगा, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा ना ऑर्गेनिक में रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है, कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, रेडिकल। तो यहाँ पे क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेट बन रही है और उसके बाद रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसकी मोलेकुलरिटी डिफाइंड नहीं होती है इसकी, लेकिन ऑर्डर डिफाइंड जरूर होती है, जो अपन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग तरह का सवाल आता है जो स्पेशली थोड़ा जेई एडवांस लेवल की चीज हो जाती है, कैलकुलेशन ऑफ द रेट लॉ और ऑर्डर, ठीक है ना, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहला तो ये होता है कि आपको RDS स्टेप गिवन है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में आपको बताता हूं, कैलकुलेट द रेट ऑर्डर एंड रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे ये तुम्हारा सवाल है, ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तो समझ जाओगे, विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इसमें मैकेनिज्म इसकी ये दी हुई है, इसका रेट
कांस्टेंट K1 है और ये है तुम्हारी स्लो स्टेप, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने पास ये रिएक्शन, ये है तुम्हारी फास्ट स्टेप, ठीक है ना। और इसकी मोलेक्युलरिटी दोनों की 2 है। तो अपन को बोला गया है कि बताओ कि भाई इसकी ऑर्डर एंड रेट लॉ क्या होगी। तो हमने क्या देखा कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब इसमें 2 रिएक्शन हो रही है ना, एक बार में नहीं हो रही रिएक्शन। यहाँ पे देखो ये F का बन रहा है आपका ये इंटरमीडिएट है ना। तो जब भी RDS दिया हुआ हो ना, तो रेट लॉ ऑफ द RDS इज द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे RDS कौन सा है, जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप कौन सा है ये, यानी कि इसकी रेट लॉ क्या हो जाएगी, डिटरमाइन होगी इससे, जो स्लो रिएक्शन है K1 NO2 F2, ठीक है। अभी अपन कैसे लिख पाए, क्योंकि अपन को मॉलिक्यूलरिटी दे रखी है कि भाई 2 है, और अपन को रिएक्शन भी दे रखी है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो इसके कोफिशिएंट है वही इसका रेट लॉ होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये चीज, वापस से बोलता हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है उसके अंदर आपके जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वही आपके रेट लॉ के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए अपन लिख सकते हैं, ये चीज दिमाग में रखना। और एलिमेंट्री रिएक्शन है कैसे पता चला, क्योंकि हमें ये मैकेनिज्म दी हुई थी, मैकेनिज्म के अंदर हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, और इसकी मोलेक्युलरिटी हमको 2 दी हुई थी, तो उससे और क्लैरिटी आ गई कि भी हाँ 1-1 से होगा। तो ये इस पूरे रिएक्शन की रेट लॉ यही है, क्योंकि ये RDS स्टेप की रेट लॉ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, ये JEE एडवांस लेवल की चीज हो गई है ना, इतना मेंस वगैरह में नहीं पूछेंगे। अब यहाँ पे अगर जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि लेट्स से कि तुम्हें RDS इज हैविंग एन इंटरमीडिएट ऑन द रिएक्टेंट साइड, ये भी एक टाइप हो गई इसके अंदर ही, कि RDS इज हैविंग इंटरमीडिएट ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है ना। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन को इंटरमीडिएट स्पेसिफाई करना पड़ता है रेट लॉ के अंदर, और फिर अपन उसको कुछ करके देखते हैं कि भाई उसको अपन कैसे हटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, फिर समझ में आएगा। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल है कि 2O3 को 3O2 में कन्वर्ट जैसे किया, इसका अपन मैकेनिज्म अगर देखें, ठीक है ना। O3 सबसे पहले कन्वर्ट होता है O2 प्लस O के अंदर, फॉरवर्ड मैकेनिज्म होता है K1, मतलब फॉरवर्ड रेट लॉ, रेट कांस्टेंट K1 और पीछे वाले का K2 होता है, ये फास्ट है, ठीक है ना। बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, इंटरमीडिएट कुछ बन जाता है, और फिर क्या होता है अपने पास नेक्स्ट में O प्लस O3 गिव्स विथ रेट कांस्टेंट K3 टू O2, जो स्लो स्टेप है, ठीक है। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि यार RDS कौन सी है, ये RDS है, ठीक है। तो RDS के अकॉर्डिंग रेट क्या होगी इसके अंदर बताओ, K3 O3 इंटू O, लेकिन अब O तो हमें पता ही नहीं है, तो O कैसे निकालें, O अपन निकालेंगे इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती है इसकी, K2 बाय K1, सॉरी K1 बाय K2, ठीक है। इक्वल टू क्या होगी, है O2 इंटू O अपॉन O3। अब तुम कुछ भी नहीं करो, इन दोनों को डिवाइड कर डालो, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर डालो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, रेट इक्वल टू नथिंग बट K1 K3 बाय K2 O3 स्क्वायर बाय O2, ठीक है। मतलब करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमको दिमाग चलाना पड़ा कि यार यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है आपका ये नेसेंट ऑक्सीजन, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने के लिए अपन यहाँ पे इक्विलिब्रियम लॉ वाला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो कई बार आपको इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है, K वाली इक्वेशन लिखनी पड़ती है, K फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट रेट कांस्टेंट, और फिर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप समझ में आएगा। अगेन इस तरह क्वेश्चन JEE एडवांस्ड में आ सकते हैं, तो अपने आपको तैयार रखिएगा, ठीक है। और ये तो चलो सिंपल इक्वेशन थी, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके इक्वेशन दे देंगे, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि मैकेनिज्म में RDS दी नहीं होती है, ठीक है ना, RDS नॉट स्पेसिफाइड, और ये तो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। वैसे ये स्पेसिफाइड ही नहीं है जैसे RDS तुम्हारे पास किसी रिएक्शन में, तो क्या करना है, ठीक है ना। तो उसके अंदर अपन ये मानते हैं कि स्टेडी स्टेट के अंदर D इंटरमीडिएट बाय DT जो है वो 0 है, ये अपन असम्पशन लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि तुम्हारे पास जैसे ये वाली रिएक्शन होती है कि O3 गिव्स 3O2, और इसमें इंटरमीडिएट तुम्हारी बहुत सारी स्टेट बनेगी। K1 जैसे दे रहा है आपको O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये तुम्हारी एक रिएक्शन है। O2 प्लस O दे रहा है K2 के साथ O3, ये एक रिएक्शन है। O3 प्लस O गिव्स K3, इसकी भी K3 है, और इसमें तुम्हें RDS दिया ही नहीं, तो तुम क्या करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी जो रेट है ना, मतलब DO3 बाय DT जो है वो क्या हो जाएगी बताओ, वो हो जाएगी माइनस K1O3, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे कम हो रहा है ना K1 के साथ, तो माइनस K1O3, ठीक है।
और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो फिर इसकी रेट लॉ अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, और कहां पे बन रहा है, देखो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखो K2 इंटू O2 इंटू O। अब O2 इंटू O क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट O2 और O है, तो इसकी बनने की रेट इसी तरह से लिखी जाएगी। और यहाँ पे एक और बार माइनस हो रहा है, कैसे, माइनस K3O3 इंटू O। तो ये अपने पास एक रिएक्शन आई, ठीक है ना, एक अपने पास आई। अब अपन इसी तरह से DO2 लिखेंगे, ठीक है, DO2 बाई dt अपन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा, तो यहाँ से एक यहाँ, सॉरी, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से, तीनों से आएगा। अब अपने पास दो इक्वेशन हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर उसमें अपन क्या करेंगे, DO2, चलो मैं तुम्हें सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। इसको तुम लिखोगे तुम्हारे पास दो इक्वेशन इस तरह की आएंगी। पहली रिएक्शन ये, सॉरी पहली इक्वेशन ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है, ओलंपियाड स्टेज 2 OCSC लेवल के क्वेश्चन है कि भाई ये तुम इंटरनेशनल ओलंपियाड वगैरह में जाने की कोशिश कभी करते हो जिंदगी में, करो यार, बताओ मुझे जब जाते हो तब, अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। और ओलंपियाड वालों को बड़ा पसंद है ये जो कोई चैप्टर है ना, काइनेटिक्स, बड़ा पसंद है, क्योंकि इस तरह के अजीबो गरीब सवाल उसमें हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होगा कि DO बाई dt जो है ना वो आपका जीरो हो जाएगा। क्यों, अपन ने अभी रिएक्शन, अपन ने माना कि जब RDS नहीं दी होती तो अपन इंटरमीडिएट की जो स्टेडी स्टेट मान लेते कि भाई उसकी DO बाई dt जीरो हो गई, ठीक है। तो अपन DO बाई dt निकालेंगे, उसको सॉल्व करोगे ना, मतलब ऐसे ही लिखोगे तो O की वैल्यू तुम्हारे पास कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है, K2O2 प्लस K3O3। ओके, तो अपने पास अब देखो O आ गया। अब O को कुछ भी नहीं करना है, इसमें डालना है और इसमें डालना है, ठीक है। दोनों में डालोगे तो तुम्हारे पास DO3 बाई dt आ जाएगा, और फिर तुम DO3 बाई dt निकालोगे, फिर तुम रेट निकाल सकते हो पूरे रिएक्शन की, ठीक है ना। क्योंकि अपनी ओरिजिनल रिएक्शन क्या थी, 2O3 गिव्स 3O2, तो तुम्हारे पास DO3 बाई dt आ गया। इसको सब्स्टिट्यूट करके तो उसका माइनस हाफ कर लोगे अकॉर्डिंग टू दिस, तो तुम्हारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है ना, और तुम निकाल लो। अब यहाँ पे अपने पास कुछ जो फाइनल आंसर आएगा ना, उसके अंदर कुछ ऐसा आएगा आपका रेट, ठीक है। मैं हर स्टेप आपको करके नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा यार खुद भी सोचो। और ये वाली प्रॉब्लम अगर हर बच्चों को समझ में नहीं आई तो चलता है, कि ये प्रॉब्लम ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम है, ये JEE एडवांस वाले भी एक बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे डालने से पहले, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही तो जबरदस्ती दिमाग पे लोड ना डालें, अपना काम एंजॉय करें। तो ये अपने पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कभी कभी इसमें और दे रखा हो, अब बाद में नेक्स्ट पार्ट में दे रखा हो कि भाई थर्ड स्टेप जैसे RDS है, तो अब क्या करेंगे, K1 ग्रेटर देन K3 मान लेंगे, K2 ग्रेटर देन K3 मान लेंगे और फिर सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है ना, मतलब थोड़ा कैंसिल कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। इसके बारे में आपको फिजिक्स के अंदर और पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए ज्यादा घबराए नहीं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर लॉ रिएक्शन फॉलो करती है, जिसमें A गिव्स B प्लस C होता है, ठीक है। तो इसका जैसे N0 था ओरिजिनली, तो T टाइम पे N रह जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लॉ अगर है तो dN बाई dt का माइनस इक्वल टू लैम्डा n, वेयर n इज द न्यूक्लियाई एट टाइम t, ठीक है। ये डीके कांस्टेंट कहते हैं इसको, और ये रेट ऑफ डीके। ये लैम्डा जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बेसिकली ये हो रहा है कि भाई तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और टाइम के साथ कम होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ये वाली बात है। तो इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो वही सारी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। एक ये आता है, फिर इसको तुम सॉल्व करोगे तो एक ये आता है, ठीक है। बस यही है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बस ये दोनों याद रखना है। और एक आता है टी हाफ। टी हाफ क्या हो जाएगा वापस से 0.693 अपॉन लैम्डा। बस यही तीन चीजें, और कुछ है ही नहीं पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। इसके बारे में और डिटेल में आपको 12th क्लास की फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में मैंने बताया, तो उसमें आप जाके पढ़ सकते हो। तो बस यही है। इसके अंदर सवाल कैसे आते हैं, सवाल ऐसे आते हैं कि भाई एक बताओ कि है ना, तुम्हारे पास एक सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ है 1 ईयर, ठीक है। तो बताओ 2 साल बाद उसके अंदर कितना सब्सटेंस बचा होगा। तो क्या करेंगे, पहले 1/2 होगा, फिर वापस से 1/4 सब्सटेंस बच जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस वगैरह मैंने बहुत सारे करा रखे हैं आपके उसके अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैंने क्वेश्चंस वगैरह बता रखे हैं आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स में चाहे उसे मैंने करा रखा है। सिंपल सी चीज है, रेडियोएक्टिविटी कुछ भी नहीं है, एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है ये,
ठीक है। तो इसकी थ्योरी में बस ये तीनों पॉइंट्स याद रखना, और कुछ भी याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अगर आपको काइनेटिक्स आ गई तो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपना काइनेटिक्स चैप्टर खत्म होता है। क्या क्या मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको रेट लॉस के बारे में बताया कि भाई रेट लॉस कैसे कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, बहुत सारे देखे अपने, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सबके रेट लॉ याद होने चाहिए, स्पेशली फर्स्ट लॉ के, ठीक है ना। फिर अपन ने देखा कि कैसे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी उसकी बात की मैंने, वगैरह वगैरह, मेजरमेंट वगैरह की छोटी मोटी बातें। फिर अपन ने देखा नेक्स्ट कि आप आर्हेनियस थ्योरी के बारे में अपन ने देखा कि भाई कैसे अपन ने देखा कि उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वगैरह होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बीच में एक्टिवेशन एनर्जी वाली इक्वेशंस वगैरह सब देखी। फिर अपन ने नेक्स्ट देखा कैटालिसिस के बारे में कि कैटालिसिस कैसे होती है रिएक्शंस के अंदर, मैकेनिज्म वगैरह अपन ने देखी। और फिर लास्ट में अपन ने कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ किया फॉर मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस, और ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। ये स्पेशली अगर जेई मेन के लिए तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। अब अगेन अब स्किप कर दिया और फिर सवाल आ जाए तो मुझे मत बोलना कि भाई तुमने बोला था स्किप कर लो, पढ़ना सब है, लेकिन अगर अपन को प्रायोरिटाइज करना है तो अपन इसको थोड़ा सा लेस प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज रहेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।